दोस्तों नमस्कार, टारगेट विथ एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित वास्तविक संख्याएं के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जो कि आपके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप त्रिकोणमिति और समांतर श्रेणी का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इसके आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपको पूरा 10th के सभी सब्जेक्ट के बारे में इसमें जानकारी दिया जाएगा। और मैथ पूरा बेसिक से पूरे जितने भी आपका चैप्टर है इस चैनल पे आपको बहुत बेसिक से अच्छे से पढ़ाया जाएगा और प्लस आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अभी आप वीडियो को देख के या जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ों को सीखिए और उसके बाद आपको कुछ ही दिन के बाद आपको इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ, ताकि आप कोई भी चैप्टर का जो भी कुछ हो आप उसको आसानी से सीख सकें। चलिए इसके बारे में वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचने से आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले और बहुत ही आसानी से देख सकेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं इसके बारे में। वास्तविक संख्या आपका रियल नंबर होता है, ठीक। आपकी जितनी चीज़ इसमें बेसिक से ली गई है शायद वो किताब में भी न दिया गया हो और चैनल यूट्यूब पे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th का ज़्यादा कोई टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बेसिक से बताया गया है। अगर आपके पास किताबें नहीं हैं तो सिर्फ इस चैनल के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से मैथ में आप अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को देखिए। जैसे दिया प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ का इंग्लिश में होता है नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर अगर आप इंग्लिश भी जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि आप आगे मान लीजिए 10th 12th करके आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो शायद उसमें नेचुरल नंबर के बारे में दे दिया हो, प्राकृतिक संख्या, तो इसलिए दोनों जानेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगा। चलिए प्राकृतिक संख्याएँ नेचुरल नंबर होती क्या हैं। गिनती वाली संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती है, जैसे कि 1 2 3 4 आदि प्राकृतिक संख्याएँ हैं और इसे किससे यन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। पूर्ण संख्या होता है वोल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए, जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इसमें आपको शून्य आगे जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं होती है और इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। आप जैसे में देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 से लेकिन इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं 0 से बड़ी होंगी, जो भी लगातार आएंगी वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्तों आगे आपका दिया है पूर्णांक। पूर्णांक आपका पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है और पूर्णांकों को हम Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि ये जो पूर्ण संख्या थी यही ना पूर्ण संख्याएं आपकी है। अगर इसमें माइनस यानी कि ऋणात्मक अंक ये सब जोड़ दिया जाए तो ये जो यहाँ से यहाँ तक श्रेणी प्राप्त होती है ये पूर्णांक इसे कहते हैं। जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं के हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक। अब आगे आपको है धनात्मक पूर्णांक। दिया है आपका शून्य से बड़ी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। आगे आपका दिया है ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे, ठीक। शून्य से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आपका ऊपर अभी 0 बताया, शून्य से छोटे ये जितनी संख्याएं हैं ये शून्य से छोटी हैं। इसमें यानी कि बोला है शून्य से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके माइनस में, यानी कि माइनस में जो भी संख्याएं होंगी वो 0 से छोटी होगी, क्योंकि 0 से इधर आता है तो ये माइनस का होता है और 0 से इधर यानी कि छोटा, यानी कि 0 से छोटा, यानी कि जो ऋणात्मक पूर्णांक होगा -2 यानी कि 0 से जो छोटा, माइनस में जितनी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जो कि 0 से छोटी होती हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो शून्य होता है यह तो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। शून्य केवल शून्य पूर्णांक होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि मान लीजिए ये जो है ऋणात्मक हो गया
ये धनात्मक हो गया, तो ये शून्य क्या होगा, तो शून्य दोस्तों, शून्य शून्य पूर्णांक होता है, ना शून्य ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, शून्य केवल शून्य पूर्णांक होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे किन बातों को, कुछ बातों सीखेंगे आगे, देखिए। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका दिया है p बाई क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो होगा तो जीरो से भाग देंगे तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर 22/7, 22/7 ये परिमेय है, लेकिन ये पाई परिमेय नहीं है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसीलिए आपको क्वेश्चन आप अगर दे दे 22/7 तो ये पाई के मान पे ना जाइएगा, 22/7 है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई पूछ दिया जाए तो पाई को आप अपरिमेय संख्या लिखिएगा, ठीक है। और आगे 3/5, 7/5 जो भी कुछ हो, ठीक। नोट में आपको लिख दिए हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। चलिए अब अपरिमेय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आपको दिया अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जो √2 है, √3 है और ये पाई अगर यहाँ पाई दिया है तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर 22/7 देगा तो वो परिमेय संख्या है। इसलिए इस बातों का आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपको नोट में लिख दिया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक। आपको वास्तविक संख्याएं चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर पूछ दिए कोई कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपका इसका इंग्लिश आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, और इसकी परिभाषा होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। ये जो परिमेय और अपरिमेय का जो मिलन होता है यही आपका वास्तविक संख्याएं होती है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा वास्तविक संख्या से क्वेश्चन इसके बारे में पूछता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में आप जान लीजिए। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे कि आपका दिए हैं x और b, ठीक। आपको पता है कि b आपका a से बड़ा है, ठीक। b से बड़ा a है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे आपको कैसे हम हल करके आपको बताते हैं इसको। इसके देने का मतलब क्या है, इसके देने का यह मतलब है कि आप इसको a है b से भाग दीजिएगा। जब a से b से a में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे मान लीजिए संख्याएं नहीं है तो यहाँ पे कुछ मान आएगा। सपोज मान लीजिए आपका q आएगा, आपका अगर पूर्ण कटेगा नहीं तो आपका r शेष भी आएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप a बराबर लिख सकते हैं b × q + r, और इसी को हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं, ठीक। प्लस यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो b होगा वो आप हमेशा r से बड़ा होगा, क्योंकि अगर r बड़ा हो जाता तो फिर भाग एक बार और जाता, तो इसलिए आपका कभी भी r से बड़ा b होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। इसके बारे में आपको जानते हैं। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे कि आपको HCF निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे हम संख्याएं दिए हैं और आपको हल करके बताते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक। चलिए जैसे कि आपको अभी क्वेश्चन में किए गए थे, यहाँ C ले लीजिए और यहाँ D से भाग दीजिए। जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पे आपको Q कुछ प्राप्त होगा और यहाँ पे आपको R कुछ शेष भी प्राप्त होगा, और उसके बाद आपका जो ये बनेगा C बराबर होगा जो आपका D, यानी कि D × Q + R, यही फर्स्ट चरण में आपको प्राप्त होगा, ठीक। इसी के लिए प्राप्त करने के लिए हम इसको लिखते हैं। और चलिए आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दे के एक संख्या पे आपको कर सकते हैं। जैसे 6 है और 6 है तो आप 6 लिख लीजिए और यहाँ 4 लिख लीजिए।
4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 4 उतरेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 बराबर लिख सकते हैं 4 × 1 + 2। और इसी को लिखने के लिए आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए एक क्वेश्चन पे आपको करके बताते हैं कैसे किया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है 40, 52 और 12, 5, 76 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप 2 विधि से निकाल सकते हैं। अगर ये ना दिया हो, गुणनखंड विधि दिया हो, तो आप इसका भी निकालिए और इसका भी निकालिए। जो आपका दोनों में से कॉमन निकले वही आपका एचसीएफ हो जाता है। बट आपको दे दिया है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में दे दिया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। बट आप देखिए बहुत ही आसानी से कैसे लगाते हैं। यहाँ पे ये है 12, 5, 76 है। ठीक, आप यहीं पे आप दे दीजिए भाग। ठीक, आप इसका इसमें भाग देंगे दोस्तों तो 3 बार जाएगा। ठीक, तो आपका बचेगा 12 इधर होगा, इधर आपको निकल जाएगा 156। ठीक, अब घटाइएगा तो इधर 0 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 4 बचेगा। ठीक, इसको देखते रहिए दोस्तों कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये ऐसे, फिर इसको यहाँ उतारा जाता है 40, 52। अब इसमें भाग दीजिए तो आपका आएगा दोस्तों 9 बार। 9 बार जाएगा तो यहाँ पे आएगा 27, 37 और 80। फिर यहाँ पे घटाइए तो आपका आएगा 2, 15 में से 8 जाए 7, और फिर आपका यहाँ पे 9 और 7 यानी कि 272। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 420 को यहाँ पे लिखिए। ठीक, अब 420 में लिखिए, इसको भाग दीजिए, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा तो 272, 272 यहाँ पे लिख लीजिए। अब घटाइए, अब घटाइएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 8, 4, यहाँ पे 1। फिर अगला स्टेप होगा, फिर 272 यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर भी 1 बार जाएगा तो अब 148 उतारिए। अब देखिए क्या बचता है, 1 बार जाएगा, 12 में से 8 जाए आपका 4 बचेगा, 6 में से 4 जाए आपका 2 बचेगा, ये आपका कट जाएगा। फिर आपका 148 उतरेगा, ये उतरता यहाँ आएगा। 24 इसमें भाग देंगे तो आपका 5 बार जाएगा, तो ये आपका 20 हो जाए, 120 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 28 बचेगा, इसमें से घटाइएगा 48 में से 1 मिनट दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1 to 4 इससे 1 बार जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ 1 to 4 ये हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो आपका आएगा 24। ठीक, फिर एक 24 को इधर उतार दीजिए, 1 to 4 अब 5 बार जाएगा तो आपका 120 होगा। अब घटाइएगा तो 4 आएगा। ठीक, फिर यहाँ 24 उतर जाएगा, अब भाग आपका 6 बार जाएगा, फिर 24 यानी कि कट के आपका 0। आपका इसमें यही करना है कि लास्ट में 0 ला देना है। अब आपका इसका आंसर कैसे लाना है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे 12, 5, 76 में क्या इसको लिखा गया है, 12, 5, 76 था, तो आपको इसको लिखे हैं 40, 52 × 3 + 420 R = 0, यानी कि यार यहाँ पे भी 0 नहीं आया है। जहाँ पे R 0 आएगा वहीं पे आपका आंसर होगा। तो आंसर कौन सी संख्याएं होती है आपको बताते हैं। आप ऐसे करके लास्ट तक लिखते जाइए। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, उसको आप देख के ध्यान से लिखते चलिए। आप लास्ट तक लिखिए, आपको हम लिख के उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके दिखा। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख लिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, लास्ट तक क्या आया है आपको लिख दिया गया है। आप लास्ट स्टेप आपका 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6। आपका शेष तो कुछ है नहीं, आप शेष देख सकते हैं, शेष आपका कुछ है नहीं, तो इसलिए 0। और आपका यहाँ R, आपको क्वेश्चन में आगे बताएं कि R होता है, और R बराबर जहाँ 0 आ गया वहीं आपका आंसर हो जाता है। तो आंसर आपका ये होता है। ठीक, आप जिस संख्या से भाग दीजिएगा और पूरा 0 आ जाता है वही संख्या आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ HCF आपका 4 निकल के आएगा, और यही नियम आपका आंसर हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए आगे आप देख लीजिए, यही आपका आंसर है 4।
चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पार्ट नंबर 2 कल अपलोड किया जाएगा दोस्तों। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।